हेलो एवरीवन, आई एम अन्नू एंड वेलकम अगेन। वी क्रिएट जार फोल्डर। सो फ्रेंड, कल की क्लास में हमने अपना रेशियो स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने लिक्विडिटी रेशियो के बारे में समझा था कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, जहाँ पे हमने लिक्विडिटी रेशियो का बेसिक मीनिंग क्लियर किया था और कौन सी लिक्विडिटी रेशियो होती है आपके, जैसे करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो, उनके बारे में डिस्कस किया था कि क्या इनका फॉर्मूला होता है और कैसे इनकी इंटरप्रिटेशन है और कैसे रियल लाइफ में इनको यूज किया जाता है। आज की क्लास में हम अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में देखेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जहां पर हम क्या देखते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं किसी भी फर्म की, और आपकी जो लिक्विडिटी रेशियो उसके अंदर क्या हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि जो कंपनी है विद इन 1 ईयर में अपने डेट को कितनी इजीली से पे कर पा रही है फिर नहीं कर पा रही, वो हमने देखा था लिक्विडिटी पोजीशन लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। और जो आज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी के अंदर, क्या कंपनी उनकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पा रही है फिर नहीं कर पा रही, उनको इजीली पे कर पा रही है नहीं कर पा रही, उसके लिए हम देखेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो आपको एक बेसिक क्लियर होना चाहिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में क्या आएगा आपका और लिक्विडिटी के अंदर क्या आएगा। तो लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म पोजीशन, जो शॉर्ट टर्म डेट पोजीशन है उसको शो करती है, और जो सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो वो शो करती है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की ओवरऑल पोजीशन है, क्या पे करने के लिए, जो अपनी डेट है लॉन्ग टर्म डेट उनको मीट करने के लिए कितनी एबिलिटी है फर्म के अंदर, वो आपका कौन रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो उसको हम लीवरेज रेशियो और डेट रेशियो भी कह देते हैं, ठीक है ना। आपको डेट रेशियो मिल जाए, लीवरेज रेशियो मिल जाए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मिल जाए, बात आपकी क्या है, एक ही है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि क्या एग्जामिन करती है फर्म की एबिलिटी, कितनी जल्दी वो क्या कर पाएगी अपने लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगी फिर नहीं कर पाएगी, इस चीज की एबिलिटी को क्या कौन एग्जामिन करता है, आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो एग्जामिन करती है। जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है वो इंडिकेट करती है whether कंपनी कैश फ्लो, जो कंपनी के पास कैश फ्लो है वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पूरा करने के लिए या नहीं। तो एक तरह से फाइनेंशियल हेल्थ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करती है किसकी, कंपनी के। अनफेवरेबल जो रेशियो होगी वो क्या इंडिकेट करेगी कि जो कंपनी है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं अपने डेट ऑब्लिगेशन को क्या करने में, पे करने में, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर अनफेवरेबल लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकल के आती है तब हम आगे पढ़ेंगे, तो क्या इंडिकेट करेगी, वही इंडिकेट करेगी कि कोई भी कंपनी है वो डेट ऑब्लिगेशन को पे करने में डिफॉल्ट कर सकती है। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं वन बाय वन अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने पहले वाली क्लास में देखा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो हमने ऐसे आइटम को लिया था जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसे आइटम आएंगे बैलेंस शीट के जो क्या है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म के अंदर जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कौन से आइटम आएंगे बैलेंस शीट के अंदर से, आपकी नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। वो होगा आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि किसके अंदर कौन सी नॉन करंट एसेट आएगी और किसके अंदर कौन सी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। और जो कैपिटल है फर्म की वो भी किसका पार्ट, आपका लॉन्ग टर्म का, क्योंकि कैपिटल तो एक बार लगा दी तो तब तक आपका बिजनेस चलेगा, कैपिटल फर्म के अंदर ही रहेगी। तो देखो सबसे पहले हमारा रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो इसके अंदर नाम में ही आपका फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पे हमें कंपैरिजन किसका करना है, डेट का कंपैरिजन करना है किसके साथ, अपने इक्विटी के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत हुई, बिल्कुल भी नहीं। तो जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो क्या हो जाएगा, आपके डेट और डिवाइडेड बाय आपकी जो भी फर्म के पास क्या है इक्विटी है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक बात और याद रखना बच्चों कि काफी सारे एनालिस्ट क्या करते हैं, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जो आपके डेट है उसके अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही कंसिडर करते हैं। क्यों, वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म को हमने लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कंसिडर कर लिया, लेकिन काफी सारे फॉर्मूले के अंदर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म को भी मेजर करते हैं, ये कहते हुए कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को क्या करते हैं, शो करती है। तो अकॉर्डिंग आपको बुक के अंदर फॉर्मूला चेंज मिल सकता है, किसी के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, और कहीं पर आपको टोटल डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स भी और शॉर्ट टर्म डेट्स भी जो कंपनी ने बोरो कर रखे हैं डिवाइडेड बाय आपको इक्विटी, ये फॉर्मूला मिल सकता है। लेकिन याद क्या रखना, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज करना है जहां पर आप जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है ना। फॉर्मूला बार बार चेंज नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन करते हुए तब आप एक ही फॉर्मूला लेके चलोगे तो बेस्ट रहेगा कंपैरिजन करना आप लोगों के लिए, ठीक है। वहीं पर आपको एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल सकते हो कि हाँ जो मैंने कंपैरिजन किया है वो क्या है, आपका बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले को चेंज करोगे तो वहां पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी भी लिख सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर इक्विटी भी ले सकते हो। वैसे काफी सारी बुकों में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स ही गिवन है,
ठीक, काफी सारी बुक में आपको लॉन्ग टर्म डेट से मिलेगा। बात क्लियर यहाँ पे। तो अब देखो आगे हम बात करते हैं अपने डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो मैंने अभी बताया कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपकी क्या है कि लीवरेज रेशियो है या फिर सोल्वेंसी रेशियो है, जो क्या शो करते हैं कि कितने टोटल डेट्स हैं, ठीक है, क्या फिर कितनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, किसके अगेंस्ट, शेयर होल्डर फंड्स के अगेंस्ट, मतलब जो फर्म के पास जो टोटल इक्विटी है उसके कंपेयर में फर्म ने कितने डेट्स, कितना लोन बाहर से ले रखा है। अब एक बात है आपको, हर एक इन्वेस्टर जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है हर एक इन्वेस्टर के लिए आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो, जहां पर वो ये कंपेयर करना चाहता है कि कंपनी ने कितने डेट कंपनी ने रेज कर रखे हैं। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो भी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि कंपनी ने कहीं इतने सारे डेट तो नहीं ले रखे कि कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो कंपनी कहीं बैंकक्रप्ट ना हो जाए, जो हमने पैसा लगा रखा कंपनी में कहीं वो पैसा हमारा जीरो ना जाए। हर के माइंड में ये डर रहता है, ठीक है ना। अगर सिंपल सी बात है कंपनी ने डेट से फंड ज्यादा बोरो कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बर्डन हमेशा रहेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या फिर ना करे। बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है फ्यूचर के अंदर कि जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर वो फर्म कैरी आउट करती है, वो इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डाउन चली जाए, ठीक है। अब वो डाउन चली जाएगी तो क्या होगा, जो फर्म है वो क्या करेगी, कम रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी। अब वो कम रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स्ड रेट ऑफ कॉस्ट है वो तो पे करनी होगी, जो डेट की है वो इंटरेस्ट पे करना ही करना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसको आ जाएगी, किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी के पास अगर मान लो कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती कि अपना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना पे कर पाए, तो यहाँ पे कंपनी के लिए काफी वोर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, काफी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हर एक इन्वेस्टर पहले ये जरूर देखता है कि कंपनी के ने कितने का डेट ले रखा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो आपकी ये किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते हुए। तो कभी भी आप भी कभी इन्वेस्ट करो एक बार कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि हर एक रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हर एक रेशियो कुछ ना कुछ आपको उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हम इसको रियल एग्जांपल से भी देखेंगे कि कैसे आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो मैंने भी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख रखा है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म डेट को भी ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन तब भी कंपेयर करो, सेम फॉर्मूला के साथ क्या करो, कंपेयर करो। आपकी क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो, जो क्या शो करती है आपकी कि जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसके अगेंस्ट फर्म ने कितने के लोन ले रखे, कितने का डेट ले रखा, कितने की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है फर्म के पास। बात क्लियर हुई जो मैंने कहा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आता है लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आप कौन कौन से डेट्स लोगे, जब आपके लॉन्ग टर्म डेट है उसके अंदर कौन कौन से डेट को इंक्लूड करोगे। तो जितने भी आपने पैसा लोन ले रखा डिबेंचर से, जितना भी आपने पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा वो वाला, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो वाला, कोई भी मॉर्टगेज लोन है ये वाले, सारे लोन आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तब आप क्या निकालते हो, लॉन्ग टर्म डेट को लेते हो, ठीक है ना। इन सब क्या करोगे आप, इंक्लूड करोगे। अब फिर बात है शेयर होल्डर फंड के अंदर आप क्या क्या लोगे, जो आपकी इक्विटी फंड उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे। तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रखी तो वो भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आप हम किसके कंपेयर कर रहे हैं, इक्विटी, जो भी कंपनी के पास इक्विटी फंड है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कितना डेट है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर भी लिए जाएंगे। रिजर्व और सरप्लस, जो प्रॉफिट हो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का ही तो है, तो रिजर्व और सरप्लस को भी इंक्लूड करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको भी क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। अगर कोई लॉस है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, नेट प्रॉफिट लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिक्टिशियस एसेट उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर हुई। तो ये आपकी क्या है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी बैलेंस शीट है, अगर हम बैलेंस शीट में से क्या करें, जो भी जितनी भी आपके टोटल एसेट्स हैं उन एसेट्स में से क्या कर दे, आपकी आउटसाइड जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है, जहां से आपने बाहर से पैसा उठा रखा है वो माइनस कर दोगे, तो बचा हुआ हिस्सा क्या आएगा, ऊपर आपका कैपिटल ही निकलेगी, ठीक है ना। जो हिस्सा बच जाएगा क्या निकलेगा, आपके कंपनी की नेट वर्थ निकलेगी, नेट वैल्यू निकलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी का वो पैसा निकलेगा जो कंपनी के ओनर ने कंपनी के अंदर लगा रखा है। बात क्लियर हुई। तो एक तरीका ये भी है क्या निकालने का, आपका इक्विटी फंड निकालने का। अब यहाँ पे लिख रखा है फिक्टिशियस एसेट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड है, डेबिट बैलेंस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी प्रीमियरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंस, इन सबको क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट मान के उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम इसको एक बार रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि कैसे आपकी जो लॉन्ग टर्म जो आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे काम करती है, कैसे कितनी रेशियो किस कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल था टाटा स्टील का, तो उसी कंपनी की, टाटा स्टील की कंपनी की ही हम क्या देखेंगे, अपनी डेट टू इक्विटी देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो टाटा स्टील की जो भी
करंट रेशियो थी वो क्या थी, कंपेयर टू जो एक आइडल रेशियो होनी चाहिए उससे कम थी। जो कंपनी की करंट लायबिलिटी और कंपनी की करंट एसेट वो दोनों क्या थे, इक्वल थे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना। वो रेशियो आइडल सिचुएशन में नहीं थी कंपनी की। लेकिन अब देखते हैं कि जो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो वो कैसी है, वो आइडल सिचुएशन में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आइडल रेशियो क्या होगा, आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो, ये माना जाता है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो आइडल क्या होती है, वो लेस देन 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए आपकी, क्या, आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट से फंड रेज करके होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब कि कंपेयर टू इक्विटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो आपकी क्या बन जाती है, आइडल रेशियो बन जाती है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है टाटा स्टील की जो भी डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो देखो ये है कंपनी की बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट कौन सी कंपनी की, कंसोलिडेट बैलेंस शीट है। हमने क्या किया, यहाँ पे इक्विटी जो शेयर कैपिटल है उसको लिया, साथ में रिजर्व सरप्लस को भी ऐड किया, और तो हमारे क्या निकल के आया, टोटल शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हमारे टोटल शेयर होल्डर फंड कितने हैं, आपकी वैल्यू किसके अंदर है, करोड़ के अंदर है। 114,443.04 करोड़ की क्या है यहाँ पे टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल किसकी, फर्म की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने बोरोइंग से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। तो आपका जो मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर है, जो यहाँ पे फॉर्मूला है किसका, डेट टू इक्विटी निकालने का, तो इन्होंने क्या ले रखा है, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों को इंक्लूड करके क्या निकाल रखा है, अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल रखी है। तो मैंने आपको यही बताया था कि कहीं हर जगह आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज होता रहेगा, कहीं पर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को देखोगे, कहीं पर आप लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट को देखोगे। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों डेट्स क्या है, इंक्लूड है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी फर्म की, 44,764.07 करोड़ की, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितने की, 24,064.61 करोड़ की क्या आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अगर इन दोनों का टोटल करते तो कितना निकल के आएगा आपके पास, 11,443.04 करोड़ क्या निकल के आएगी, टोटल की टोटल बोरोइंग निकल के आएगी, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ अपने डेट टू इक्विटी रेशियो, वो निकल के आएगी 0.601। तो इसका मतलब क्या है, 1 से कम है, ठीक है। वैसे भी हमने निकालने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे देख सकते हैं अपना किसके अंदर, अपनी रेशियो के अंदर, जो हमने लास्ट क्लास में भी करके देखा था। तो आप यहाँ से इजीली आप रेशियो में जाकर देख सकते हैं कंपनी की रेशियो क्या है। तो ये देखो टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखी है कितनी है, जो हमने निकाली थी 0.60, ठीक है। तो 0.60 आपकी क्या है यहाँ पे डेट, आपकी टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो ये रेशियो क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब कि जो कंपनी की ये सोल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन है, जो कंपैरिजन है इक्विटी और डेट का, क्या है कि कंफर्टेबल पोजीशन में है। कंपनी को यहाँ पर कोई भी रेड साइन नहीं है, ठीक है ना। कंपनी यहाँ पे एक फेवरेबल पोजीशन में है, जो क्योंकि कंपनी की जो रेशियो क्या है, लेस देन 1 है। जो हमने देखा था कि जो आइडल रेशियो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ, उसके पीयर ग्रुप के साथ, या फिर हम लास्ट ईयर के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखते हैं जैसे कि जो लास्ट ईयर था उसमें कितनी रेशियो थी इसकी, 1.10 थी। इसका मतलब इस साल जो इसकी रेशियो क्या हुई है, पिछले साल से कम हुई है, मतलब कि बेटर सिचुएशन में आई है। देखो हर बार 1.5 इस वक्त 1.37, 1.59, 1.10 यहाँ पे, मतलब कि सबसे बेटर सिचुएशन कौन सी कंपनी की, इस ईयर, करंट ईयर, सबसे कंपेयर टू पिछले सालों में। अब कंपनी की जो टोटल डेट इक्विटी रेशियो क्या है, वो फेवरेबल पोजीशन में है। वरना इससे पहले क्या थी, कंपनी की 1 से ज्यादा ही थी, और हमने क्या माना था कि आइडल रेशियो आपकी क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी की सिचुएशन क्या है, बेटर सिचुएशन है। तो क्लियर हुआ कि कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ से हमें क्या पता निकलता है कि जो कंपनी के जो टोटल डेट है कंपेयर टू इक्विटी के, वो क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो के ऊपर। आपको क्लियर हुआ ना अच्छे से, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, और फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। फॉर्मूले में इतना रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम ही क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट आएगा, इक्विटी आएगा, आप और कुछ तो ला के रकम नहीं दोगे वहां पे, ठीक है। तो टोटल डेट्स जो फर्म के हैं और डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। आप टोटल डेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स भी ले सकते हो ओनली, जरूरी नहीं कि आप क्या लो, शॉर्ट टर्म डेट भी लो, बल्कि जो फॉर्मूले में गिवन आप उसके अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। तो आपके लॉन्ग टर्म डेट आपको पता ही क्या होते हैं, और आपको ये भी पता कि आपको शेयर जो इक्विटी फंड हो कैसे निकालना, जितने आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, जितने आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्योंकि आप टोटल शेयर कैपिटल निकाल दो, टोटल शेयर कैपिटल के अंदर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करोगे। अब जो रिजर्व और सरप्लस जो प्रॉफिट का पार्ट हो किसका है, उन्हीं शेयर होल्डर का है, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ऐड करेंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स को, और मैंने फिक्टिशियस एसेट्स आपको बता दी कौन कौन सी होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है। मान लो कोई भी डिस्काउंट दिया है, कोई कमीशन दिया है, शेयर मतलब कि शेयर को इश्यू करते हुए कोई भी एक्सपेंस हुआ है,
उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे। कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्सपेंस किया तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जो आपने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है ईयर टू ईयर, लाइक एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ज्यादा आती है एडवर्टीजमेंट की, तो आपने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट को हर साल डिवाइड कर दिया, इतनी साल हर साल क्या करेंगे, कॉस्ट को चार्ज करेंगे, तो उसको भी क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स मानते हैं, और फिक्टिशियस एसेट जो आपकी रियल में एसेट है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, माइनस कर देंगे। ठीक, तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरी डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जो आपकी क्या है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। अब डेट टू टोटल एसेट रेशियो क्या है, ऊपर वाली क्या है आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब आप डेट को कंपेयर करो किसके साथ, इक्विटी के साथ। अभी यहाँ पे डेट को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, एसेट्स के साथ, कि कंपनी के पास टोटल एसेट कितनी है और उसके कंपेयर में कंपनी के पास कितने के डेट है। तो यहाँ पे है डेट टू टोटल एसेट रेशियो, क्या शो करती है, हाउ मच द बिजनेस इज ओन बाय क्रेडिटर कंपेयर्ड विद हाउ मच ऑफ द कंपनी एसेट आर ओन बाय शेयर होल्डर। तो आपकी डेट टू टोटल एसेट क्या शो करती है कि जो आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, ठीक है ना, आपने कितना पार्ट उस टोटल एसेट का डेट से ले रखा है और कितना पार्ट उस टोटल एसेट का इक्विटी शेयर होल्डर फंड से ले रखा है। बात क्लियर हुई मैंने क्या बोला, ये कि यहाँ पे इस रेशियो में क्या कंपेयर करते हैं, इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, उस कंपनी क्या देख रहे हो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो को देख रहे हो, तो वहां पर उस कंपनी के बारे में आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो उस कंपनी के बारे में जो कि जो कंपनी है उस कंपनी ने कितना फंड, कितना जो टोटल एसेट है उस टोटल एसेट का कितना पार्ट डेट से रेज कर रखा है और कितना पार्ट जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है उनसे रेज कर रखा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कितना हिस्सा डेट वालों का और कितना हिस्सा टोटल एसेट के अंदर इसका इक्विटी शेयर होल्डर वालों का है। कम क्लियर हुआ, तो फॉर्मूले में तो यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल आसान सा है। डेट टू टोटल एसेट यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहे हो, डेट को टोटल एसेट से, ताकि आप यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारे डेट्स हैं डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे हमारी टोटल एसेट्स, ठीक है ना, कितने आपने एसेट है, जो टोटल एसेट है उसमें से कितना हिस्सा आपने कहाँ से रेज कर रखा है, डेट से रेज कर रखा है। ठीक है, अगर मान लो आपकी डेट टू टोटल एसेट रेशियो निकल के आती है 40% या फिर 0.4%, तो 0.4% का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो 40% आप ऊपर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 40%, कि 40% अगर आपके पास 100 की टोटल एसेट है तो उसमें से 40 रुपए आपने किससे लिए हैं, डेट से लिए हैं, और बाकी के 60 रुपीज आपने कहाँ से इकट्ठा किए हैं, आपने खुद का फंड की इक्विटी फंड से क्या किया, आपने उस पैसे को इकट्ठा किया है। क्लियर हुआ, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, ठीक है ना, कि आपने 100 में से 40% पैसा कहाँ से ले रखा है, आपने डेट से इकट्ठा करा और उसमें से 60% पैसा आपने कहाँ से ले रखा है, टोटल इक्विटी फंड से ले रखा है। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, द हायर अ कंपनी डेट टू टोटल एसेट रेशियो द मोर इट इज सेड टू बी लीवरेज। अगर हायर डेट टू एसेट रेशियो, तो इसका मतलब क्या कि कंपनी मोर लीवरेज है, इसका मतलब रेड साइन है कंपनी के ऊपर, ठीक है ना, मतलब कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं, कंपनी ने ज्यादा पैसा कहाँ से ले रखा है, डेट से ले रखा है कंपनी ने ज्यादा पैसा, और सिंपल सी बात है कंपनी ने ज्यादा पैसा डेट से ले रखा, तो उसके ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है वो क्या है, काफी ज्यादा है। और कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, इकोनॉमी डाउन चली जाए, तो वहां पर कंपनी पर काफी बर्डन आ जाएगा, तो इसलिए कंपनी को बैलेंस करके चलना पड़ता है डेट और इक्विटी के बीच में। ये बात क्लियर हुई। हाईली लीवरेज कंपनी कैरी मोर रिस्क ऑफ मिसिंग डेट पेमेंट शुड देयर रेवेन्यू डिक्लाइन। ठीक है, तो यही बात है जो मैंने अभी कही है, अगर हाईली लीवरेज कंपनी है तो कंपनी के अंदर रिस्क भी क्या है, ज्यादा है, एंड इट हार्डर टू रेज न्यू डेट। तो वहां पे कंपनी इजिली डेट पैसा भी रेज जल्दी से नहीं कर सकती डेट के थ्रू, क्यों, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कोई भी पैसा लगाता है, हम डेट से ही पैसा लगा रहे हैं, हम लोन ही दे रहे कंपनी को, तो वहां पर भी एक बार इन्वेस्टर पैसा लगाते हो हम क्या देखते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। अगर हमें पहले ही दिख रहा है कंपनी ने काफी सारा लोन डेट के थ्रू ले रखा है, तो रिस्क किसके लिए बन जाएगा, लोन देने वालों के लिए भी तो रिस्क बन जाएगा ना, कि क्या पता हमें हमारा जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मिले या ना मिले, ठीक है ना। तो हर एक इन्वेस्टर वो इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू क्या कर रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर डेट के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, हर एक रेशियो की स्टडी करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए ये देखते हुए कंपनी के अंदर कितना रिस्क है। तो यहाँ से क्या निकल के आया इस रेशियो से हमारे लिए कि कंपनी के अंदर कितना रिस्क है। अगर कंपनी हाईली लीवरेज है तो कंपनी के अंदर क्या है, ज्यादा रिस्क है,
और कंपनी ज़्यादा पैसा अब फ्यूचर में डेट से कैरी नहीं कर सकती, कोई कैरी देगा ही नहीं डेट के फॉर्म में, क्योंकि हर को डर रहेगा कि क्या पता हमें जो हमारा इंटरेस्ट वो मिले ही ना के टाइम पे, ठीक है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर को ये डर रहेगा कि अगर कभी भी रेवेन्यू डिक्लाइन होते हैं तो क्या पता हमारा जो पैसा वो कहीं जीरो में कन्वर्ट ना हो जाए। ये चीज क्लियर हुई। तो इसलिए आपकी डेट टू टोटल एसेट रेशियो क्या है, जरूरी है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो देखने से पहले आपको याद होगा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसका ही एक एडिशन फॉर्म आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको याद होगा जो हमने फॉर्मूला किया था डेट टू इक्विटी रेशियो में, उसका फॉर्मूला क्या था आपका डेट टू इक्विटी रेशियो का, हमने कंपैरिजन किया था लॉन्ग टर्म डेट को कंपेयर टू किसके, इक्विटी फंड के। अब जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है ये दिखाता है कि जो आपका फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट जो आप पे करते हो फंड के ऊपर वो कितनी है कंपेयर टू किसके, आपके इक्विटी जो शेयर होल्डर वालों से आपने क्या ले रखा है, पैसा ले रखा है, ठीक है। ये कंपेयर करता है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो फिक्स्ड आप एक अमाउंट पे करते हो, ठीक है, किसके कंपेयर में, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी के अंदर क्या आएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर तो आपके सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर सिर्फ वो इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे जिसके जो क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं, ठीक है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करेंगे तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी इंक्लूड होंगे, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हो ऐसे फंड को जहाँ पे आप फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे कर रहे हो कंपेयर टू ऐसे फंड को जिसके ऊपर आप फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते। तो ऐसे फंड क्या है, आपने जितना भी फंड रेज कर रखा है अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस को चलाने के लिए, इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सबको पता है। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जो भी पैसा है, तो देख लेते हैं किसके ऊपर हम फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करते हो, किसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या होते हैं, आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। आपके इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, आपके रिजर्व एंड सरप्लस हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आप क्या अगर कोई फिक्टिशियस एसेट हो तो उसको माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएंगे आपके, आपका लॉन्ग टर्म लोन, आपने डिबेंचर से कोई भी पैसा ले रखा तो ये सारे क्या होंगे आपके इंक्लूड होंगे इसके अंदर, जितना भी आपने पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो अब देखो इसके अंदर से कैसा कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसको ऊपर आप फिक्स रेट ऑफ पेमेंट करते हो, फिक्स रेट ऑफ फंड पे अमाउंट पे करते हो, और किसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते। तो आपके सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा है उसके ऊपर आप सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते, बाकी के जो आपके बच्चे हैं उनको ऊपर आप क्या पे करते हो, फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेट्स से 14%, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर लेट्स से आप 10% और डिवेंचर के ऊपर 12%, इसके ऊपर आपने क्या किया कि फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे की। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं उनके ऊपर कोई भी एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही आप हम देखते हैं कि इसके अंदर कैपिटल गियरिंग रेशियो में, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो कंपैरिजन करती है ऐसे फंड का जो हमने एक फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट जिसके लिए पे करते हैं, वो ऐसे फंड के साथ कंपेयर करते हैं जिसके ऊपर हम एक फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड है आपके जिसके ऊपर आप फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करते हो, और यहाँ पे कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर जिसके ऊपर आप फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे नहीं करते। ये उल्टा रिवर्स भी मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप कंपेयर क्या कर रहे हो, दोनों का ही कर रहे हो। तो बात क्लियर हुई आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल आपका जी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या शो करता है, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो कैपिटल गियरिंग में आपका देखते हो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है आपकी कंपनी का, कैसे कैसे आपने अपनी कंपनी के अंदर क्या कर रखा है, फंड को रेज कर रखा है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, कहाँ कहाँ से अपने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है अपने फर्म के अंदर उस फर्म को चलाने के लिए। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम क्या देखते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या शो करता है, यही शो करता है कि जो कंपनी वो हाईली गियर्ड है फिर लेस गियर्ड है। हाईली गियर्ड लेस गियर का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसे कितने फंड है जो फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करते हैं। अगर ऐसे फंड ज्यादा है कंपेयर टू हमारे इक्विटी शेयर होल्डर वालों से, ठीक है, जो हमारे कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर हैं, अगर उनसे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो फर्म ज्यादा हाईली गियर्ड है। कंपनी ने ऐसा फंड ज्यादा रेज कर रखा है बाहर वालों से जिसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिस्क है बिजनेस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फर्म क्या है मेरी हाईली गियर है, हाईली गियर का मतलब कि ऐसे फंड ज्यादा जिनको ऊपर फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करते हैं, ऐसे फंड ज्यादा हैं
ठीक है, हाईली गियर्ड है तो इसका मतलब क्या कि रिस्क वहां पे क्या है, फर्म के पास ज्यादा रिस्क है। तो अगर कोई भी लोन देगा या तो लोन देंगे नहीं फर्म को, अगर वो ज्यादा है, ज्यादा मतलब कि अगर वो एक से ज्यादा है, ठीक है, तो कोई फर्म को लोन नहीं देगा। अगर कोई फर्म को लोन देगा तो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। ये बात क्लियर हुई मेरी, मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर वो एक से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली गियर्ड नहीं है। अगर मान लो उसकी सिचुएशन क्या है, अगर ऐसे फंड कंपनी के पास 0.5 से कम है कंपेयर टू इक्विटी, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर वालों के कंपेयर में वो 0.5 से कम है, तो इसका मतलब वो कंफर्टेबल पोजीशन है उस फर्म के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली इन्वेस्टर क्या कर देंगे, उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्म हाईली लीवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हाईली लीवर्ड हम ओनली डेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम डेट को नहीं, साथ में प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे गियर वर्ड यूज किया है। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। तो आपकी जो ये रेशियो है कौन से वाली, आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल देके बताया। इन एडिशन टू डेट इक्विटी रेशियो, समटाइम कैपिटल गियरिंग रेशियो आल्सो कैलकुलेट टू शो द प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड bearing capital to fund belonging to equity shareholder. Also said capital gearing ratio indicate the intensity of debt used in capital structure. कितना डेट यूज कर रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कितने ऐसे फंड यूज कर रखे हैं कंपनी ने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके ऊपर कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या कर रही है, अमाउंट पे कर रही है, ठीक है। इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स शेयर होल्डर, कि कंपनी ने कितना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज किया है। डिग्री ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि शेयर होल्डर के बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए फर्म ने कितना फंड बाहर से क्या कर रखा है, डेट से बोरो कर रखा है। सबको पता होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब, अगर हम फंड किससे, डेट से बोरो करेंगे, ज्यादा फंड डेट से बोरो करेंगे, तो सिंपल सी बात, जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का जो बेनिफिट हो क्या होगा, उनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एक लिमिट तक ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, बेस्ट होती है, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंडिकेट फाइनेंशियल लीवरेज को भी इंडिकेट करता है ये, ठीक है। A company said to be low geared if shareholder fund are more than fixed interest bearing fund, ठीक है। अगर शेयर होल्डर फंड आपके ज्यादा हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड से, तो आपका क्या है, फर्म लो गियर्ड है। लो गियर्ड मतलब रिस्क कम है फर्म में, फर्म अभी भी अपने फ्यूचर मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन से पैसा ले सकती है, ठीक है। इफ अगर हाईली गियर्ड है उसका मतलब क्या होगा, वाइस वर्सा होगा, मतलब कि फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड क्या होंगे, फर्म के पास ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है। ये बात क्लियर हुई आपकी, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होती है। अब एक बात याद रखना कि सिर्फ कैपिटल गियरिंग रेशियो, मान लो फंड को ये देखना कि फंड, या फिर आपको ये देखना कि ये फंड आगे फ्यूचर में ज्यादा डेट कैरी कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, फिर फर्म को ही देखना है कि उसको फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना चाहिए या फिर डेट से पैसा लेना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ कैपिटल गियरिंग रेशियो नहीं, साथ में कंपनी को 3-4 रेशियो एक साथ देखनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि कंपनी को पैसा कहाँ से रेज करना चाहिए, क्या ये कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन है, उस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है, कहाँ से डेट से पैसा लेने के लिए। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो आपको साथ में आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो कंपनी कैपिटल गियरिंग रेशियो वो कैसी है, साथ में कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी देखना पड़ता है। अगर कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी है, उसकी कैपिटल गियरिंग रेशियो अच्छी है, ठीक है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, मतलब कि अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, अगर कंपनी का जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल वो भी क्या है, कम है, तो इस केस में कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी बाहर से बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डेट से पैसा क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकती है। अपने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बेनिफिट करने के लिए, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकती हो, डेट से पैसे को इंक्रीज कर सकती है। अगर ये सारी रेशियो एक साथ हम स्टडी करेंगे, अगर इस सारी रेशियो कंपनी की कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ज्यादा कि वो कंफर्टेबली क्या कर सकती है, बाहर से पैसे को रेज कर सकती है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता देती हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, कैपिटल गियरिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट ऑलरेडी मैंने आपको दे चुकी हूँ। तो अभी हम देखते हैं इसी के अंदर पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है आपकी, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, जिसको आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कैसे ये आपको चारों की रेशियो है, ये आपकी हेल्प करती है ये डिसीजन लेने में कि जो कैपिटल फर्म है उसके पास अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है बाहर से, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट से पैसे को रेज करने के लिए, ठीक है ना।
तो देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सबसे पहले मैं बात करते हैं अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कितनी जल्दी फर्म इंटरेस्ट को क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है ना। जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, क्या कंपनी उस प्रॉफिट से जो उसका इंटरेस्ट है उसको इजिली पे कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हर रेशियो का फॉर्मूला उसके नाम में छिपा हुआ है। तो यहाँ पे नाम क्या निकल कर रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या जो कंपनी है वो अपना इंटरेस्ट कवर कर पा रही है, किससे, कंपनी के प्रॉफिट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट लेंगे, तो सिंपल सी बात, आप इंटरेस्ट कब पे करते हो, कौन सी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करते हो, ईबीआईटी लेते हो ना, ये तो सबको पता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, क्योंकि आपने इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है। आप देखना है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है क्या उसमें से वो इंटरेस्ट कवर कर पाएगी। तो हम ऐसा वो प्रॉफिट लेंगे जिसमें अभी इंटरेस्ट कंपनी ने पे नहीं किया है, मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, जो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। डिवाइड किससे कर देंगे, इंटरेस्ट किसके ऊपर देखते हैं हम, डेट के ऊपर, तो डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पे हम अपना लॉन्ग टर्म डेट या फिर जो भी कंपनी ने क्या ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं। तो ये बताओ, कोई भी इस फॉर्मूले में परेशानी हुई, कोई भी दिक्कत हुई इस फॉर्मूले को जनरेट करने में, बिल्कुल भी नहीं हुई ना। हर चीज का फॉर्मूला उस रेशियो के अंदर ही है, बस आपको अंडरस्टैंड करना कि काम कैसे करता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ध्यान से सोचो इसको, क्योंकि जो इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रही कंपनी, जो भी वो प्रॉफिट क्या कर रही है, अर्न कर रही है, तो कौन सा प्रॉफिट, ईबीआईटी वाला, और डिवाइड कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट या फिर लोन से। तो अभी कितना ज्यादा, कितना गुना, कितने टाइम्स वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है किस कंपेयर में, जो इंटरेस्ट पे कर रही है किसके ऊपर, लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर है। लेट्स से हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि जो प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने वो पे किया है 10 लाख रुपए का, ठीक है, और जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर, वो पे कर रही है 1 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आंसर जो निकल के आया, क्या निकल के आया, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल के आई 10 टाइम्स, मतलब कि जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी अपने इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट से 10 टाइम्स करके, मतलब कि जितना वो इंटरेस्ट पे कर रही है उससे 10 गुना ज्यादा वो क्या कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है किसके लिए, फर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकंड मैंने आपकी किसकी बात की थी, मैंने आपके लिए सेकंड आपकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की। तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या करता है, शो करता है रेशियो किसके बीच में, आपके जो ईबीआईटी है, ऐसे फंड है जो इंटरेस्ट से पहले के फंड है, और ऐसे फंड है जो इंटरेस्ट के बाद के फंड है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। ऐसे फंड जो उसमें आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, और ऐसे फंड जहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो लेकिन टैक्स पे नहीं किया, ठीक है ना। तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। अगर ये गैप कम है, अगर इनके बीच में गैप क्या है, कम है, मान लो आपकी जो अर्निंग थी ये 10 लाख की, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो कितना फंड बच गया अभी आपके पास, 9 लाख का, ठीक है। ये आपकी ईबीआईटी थी, इसमें से आपने 1 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया, ये आपके पास क्या बचा, ईबीटी। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये कंपेयर करता आपका क्या, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, कि कितना गैप है ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में। तो अगर ये गैप कम है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, कम होगा। और आपकी फर्म के लिए सिचुएशन क्या है कि फर्म के अंदर रिस्क कम है, कि फर्म ने अभी जो डिवेंचर वाले हैं, जो लोन है, उनसे पैसा क्या कर रखा है, कम रेज कर रखा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ अपना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, अगर मैं निकालती हूँ अपना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरा ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में। तो मेरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे क्या है, लेस है। तो एक फर्म के लिए अच्छी पोजिशन है, ठीक है ना, अच्छी सिचुएशन है कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करी वो ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर रही। अगर ये सारी सिचुएशन अच्छी जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, इसके अंदर से हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अगर कंपनी इजिली इंटरेस्ट कवर कर रही है, लाइक यहाँ पे मेरा कितना है, निकल के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 टाइम्स, कि मेरे जो प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स मेरे इंटरेस्ट से जितना मैं पे कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने वो पहले वाली क्लास में देखा था, जहाँ पे हमने कंपेयर किया था दो फर्म को, ठीक है। लेट्स से हम मान लेते हैं 30 टाइम्स है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो आप जो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो हमने अभी डिस्कस किया था, वो कितनी है आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो, वो भी ज्यादा नहीं, वो भी क्या है, लेस देन 1 है, मान लो 0.3 है, कितनी है, मान लो 0.3 है, 0.3 टाइम्स है।
तो यहाँ पर देखो हर एक सिचुएशन क्या है कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 30 टाइम प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपनी कैपिटल के ऊपर, जितने उसने कैपिटल लगाई है, ठीक है ना। और जो कैपिटल गियरिंग रेशियो वो भी क्या है 0.3 है, मतलब कि ज्यादा पैसा डेट से नहीं ले रखा, ज्यादा पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के कंपेयर में हमने 30 पैसे ही ऐसे फंड से ले रखे हैं। अगर 1 रुपया हमने किसी ले रखा इक्विटी शेयर होल्डर वालों से ले रखा है तो सिर्फ 30 पैसे ही हमने ऐसे फंड से ले रखे हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे करते हैं। तो ये सिचुएशन भी क्या है कंपनी के लिए अच्छी है। और जो हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाला अभी यहाँ पर वो भी क्या था मेरा कम था, ठीक है ना, ज्यादा नहीं था। अगर मान लो अगर एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ क्या कि आप कितना इंटरेस्ट का रेट पे कर रहे हो, मान लो वो भी हम 12% ही पे कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में कि पैसा जनरेट कर रहे हैं सिर्फ 12% दे रहे हैं और 30 टाइम्स अपनी कैपिटल के ऊपर क्या कर रहे हैं रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी फर्म है उसके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उसके पास कोई एक्सपेंशन करना उसको तो कहाँ से पैसा ले, वो बाहर से डेट से पैसा ले सकते, उसके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। और जिससे क्या होगा शेयर होल्डर फंड भी क्या होगा इंक्रीज होगा, शेयर होल्डर की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये चीज क्लियर हुई कि कैसे हम हर एक रेशियो को कंपेयर करके किसी भी फर्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि उस फर्म के पास कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में कहाँ से उसको पैसा रेज करने की अपॉर्चुनिटी है फिर नहीं है। अगर कंपनी के पास ये सब कुछ ऐसे है तो हम वहाँ उस कंपनी में आसानी से क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता लग रहा है कि कंपनी आगे फ्यूचर में जाके बैंकक्रप्ट तो होने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इतना पैसा कंपनी ने डिबेंचर से ले, लॉन्ग टर्म डेट से भी नहीं ले रखा है कि कंपनी डूब जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। ऐसा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की बात करते हैं तो वो कंपनी की क्या है बिल्कुल बेस्ट है और कंपनी आसानी से बाहर से अगर डेट से पैसा लेती है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफी अपॉर्चुनिटी पैसा बाहर डेट से लेने के लिए। तो ये समझ में आया कि लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो को हम कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी है तो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है आपकी, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि जो टोटल एसेट है बिजनेस के अंदर उसके अंदर शेयर होल्डर का फंड कितना है। जैसे हमने डेट टू एसेट रेशियो देखी थी जहां पे हमने क्या देखा था कि टोटल एसेट में से कितना पैसा हमने पैसा डेट से रेज कर रखा है उस टोटल एसेट को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है कितना पैसा हमने एसेट के अंदर, कितना पैसा उसके अंदर इक्विटी वालों का लगा हुआ है, या क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है ना। इट इज यूजफुल टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है प्रोप्राइटर ओनर ही तो होता है ना बिजनेस का, तो ओनर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर आप कह लो शेयर होल्डर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके अंदर, जितने बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस आपका क्या होता है, ये तो होता है ना। यहाँ पे टोटल एसेट जितनी भी होंगी वो आपके किसके को होगा टोटल लायबिलिटी के, इसके अंदर आपके क्या होंगे कैपिटल भी इंक्लूड होगी, लॉन्ग टर्म भी सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो जो टोटल एसेट है उसके अंदर से जो इक्विटी जो शेयर होल्डर है उनका कितना फंड क्या है अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अमाउंट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर और प्रोप्राइटर टुवर्ड्स द टोटल एसेट, टोटल एसेट के टुवर्ड्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किनका है प्रोप्राइटर वालों का, शेयर होल्डर वालों का है। ये बात कम क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैन बी यूज टू इवोल्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, मतलब कि हम ये स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में। सब आपको फर्म की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताएंगे, उसकी स्टेबिलिटी के, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा रिस्क तो नहीं उसके अंदर, ठीक है, of a business or a company, and also show how the asset of a business are formed by issuing the number of equity share rather than taking loan or outside। बात की हुई। तो फॉर्मूला क्या होगा वहां पे, फॉर्मूला क्या था कि लॉन्ग टर्म, वहां पे जब मैंने देखा था डेट टू एसेट रेशियो में फॉर्मूला क्या था मेरा, लॉन्ग टर्म डेट से कितना पैसा ले रखा है डिवाइड बाय एसेट, मतलब कि एसेट के अंदर कितना पैसा किसका लगा हुआ है डेट का लगा हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी मेरी टोटल एसेट है उसके अंदर कितना पैसा किसका लगा हुआ है मेरा शेयर होल्डर वालों का, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकती हूँ कौन सा पैसा प्रोप्राइटरी फंड लगा हुआ है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हमने अभी डिस्कस किया था अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो मैं अभी जस्ट आपको बता के आई थी, ठीक है, कि कितना आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स और कितना आपके क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये चीज अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई आप लोगों को, पहले मेरे को ये बताओ। तो जो भी हमने ये रेशियो देखी सारी हमने कौन सी देखी अपनी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी या कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में शो करती है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, आगे फ्यूचर में उसके पास कितने रिस्क है या फिर कितनी अपॉर्चुनिटी है कहीं पैसा आउटसाइड में डेट से लेने के लिए, या फिर कितने रिस्क है किसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए,
कि वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करे या फिर ना करे। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाला जो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो डेट टू लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो क्यों देखता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी ने किस तरह से बाहर से क्या लेके आउटसाइड से फंड को रेज कर रखा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे हम काफी 3-4 रेशियो कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है बाहर से पैसा इकट्ठा करने की। अगर हमें लगता है कि हाँ कंपनी अभी भी फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए बाहर से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, शेयर होल्डर वालों को ये लगता है कंपनी अभी अच्छी फेवरेबल पोजिशन में है, तो हम क्या करेंगे वहां पे जाके इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन सिर्फ एक लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो को देख के हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें और रेशियो को भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। देखो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं अपने टाटा स्टील के साथ कि टाटा स्टील के पास अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है बाहर से पैसा रेज करने की। तो हमें कौन कौन सी रेशियो देखनी पड़ेगी इसकी। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी की जो कैपिटल जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, तो कहाँ मिलेगा उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी कितना कर रही है 28.31 का क्या कर रही है रिटर्न जनरेट कर रही है, तो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है यहाँ पे टाटा स्टील अपने जितना भी उसने पैसा क्या कर रखा है एम्प्लॉयड कर रखा है। ठीक है, तो फिर देखते हैं जो कंपनी की जो भी कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कैसी है। कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी है वो 11.77 है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जितना भी इंटरेस्ट पे कर रही है ना उससे 11.77 टाइम क्या कर रही है वो ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है ना, इतने ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये भी कंपनी के लिए क्या है फेवरेबल सिचुएशन है कि कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसके कंपेयर में जितना इंटरेस्ट पे कर रही है, तो जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट से 11.77 टाइम ज्यादा है उसका जो प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कंपनी क्या कर रही है जनरेट कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल कंपनी कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसके अंदर कैपिटल गियरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसी है। ठीक है ना, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है जो हमने इसके अंदर देखी थी वो कहाँ पर इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी की, तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी कितनी है वो भी एक फेवरेबल सिचुएशन में ज्यादा नहीं है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे क्या है कंपनी एक अच्छी पोजीशन में है क्या करने के लिए, अगर उसको एक्सपेंशन करना तो डेट से पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। बात क्लियर हुई। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल हमने जो भी आज की क्लास में किया है अपना लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।